सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशों पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता प्राग के ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा यह एक पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 प्रांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श के दरारों में गेहूं और जौ के भी दाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल भी हैं, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूत्कागेंडोर, चंदहुदरो, कालीबंगा, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली, धोलावीरा आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी को माना जाता है। इन्होंने 1921 ईस्वी में उत्खनन किया था और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। इसके उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी हैं। उन्होंने 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। तीसरा है सूत्कागेंडोर। इसका उत्खनन आरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में किया था और यह दासक नदी के तट पर है। चौथा है चंदहुदरो। इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजुमदार 1931 में किया था और चंदहुदरो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पांचवा है कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खननकर्ता वी.के. थापर और ब्रिजवासी लाल ने 1953 ईस्वी में घाघर नदी के तट पर किया। छठा है कोटदीजी। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर किया। सातवां है रंगपुर। इसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव ने 1953 से 54 ईस्वी में किया था और रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है। आठवां है रोपड़। रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा को कहा जाता है और इन्होंने 1953 से 56 ईस्वी में उत्खनन किया था और यह जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। नौवां है लोथल।
लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव को माना जाता है और इन्होंने 1957-58 ईस्वी में भोगवा नदी के तट पर उत्खनन किया था। 10वां है आलमगीरपुर। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। इन्होंने 1958 ईस्वी में हिडन नदी के तट पर उत्खनन किया था। 11वां है बनवाली। बनवाली के उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट को माना जाता है। इन्होंने 1974 ईस्वी में रंगोई नदी के तट पर उत्खनन किया था। 12वां है धोलावीरा। धोलावीरा का उत्खननकर्ता R.S. बिष्ट को माना जाता है। इन्होंने 1985 से 90 ईस्वी में रंगाई नदी के तट पर उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिलता है। अगला है हमारा मोहनजोदड़ो, जिसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मुहर वाली मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांव पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो में एक अन्य मुहर पर कुबर वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि भी प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा कालीबंगा, जिसे काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल समाधान का प्रमाण भी मिलता है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा लोथल। लोथल यानी कि इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुआ है। लोथल में एक चित्रित मृद भांड भी मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। अगला है हमारा चंदहुदरो। चंदहुदरो में सेंधव संस्कृति के बाद झुकर और झोंगर संस्कृति विकसित हुआ। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक पत्थर पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। चंदहुदरो में वर्गाकार ईंटें और कांसे की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला है हमारा रंगपुर।
रंगपुर यह गुजरात के मांदर नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। अगला है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। धोला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ कुआं होता है। इस नगर के 3 भागों दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। धोलावीरा नगर में जल प्रबंधन एवं संक्षरण की व्यवस्था पाई गई थी। धोलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। कराची के समीप अल्लाह दीनो स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृद भांड अल्लाह दीनों से प्राप्त कुल मृद भांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया है। राखीगढ़ यानी कि हिसार या हरियाणा से 5 पुरातात्विक टीले भी मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य तथ्यों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोता में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य जो थे वो प्रकृति के पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सेंधववासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सेंधववासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई थी। सेंधववासी यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा, जिसे हम लोग आग में पकी हुई मिट्टी के बर्तन को उस समय टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमग्न मकान एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो मातृदेवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये सामाजिक जीवन रहा। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृदेवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती का
उर्वरता की देवी माना जाता है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। पशुओं में कुब्बड़ वाले बैल और पक्षियों में की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। आमतौर पर यह एक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन रहा। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाधान क्या था। सिंधु घाटी के लोग शवों को कैसे दफनाते थे। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शवों को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही अनभिज्ञ रूप से हर चीज़ को अपने आप में प्रचलित करके रखते थे। सिंधुवासी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और ज्ञानता का प्रतीक साबित करने वालों में से थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सारे लोग अपने अपने कार्यों में मशगूल रहते थे। उनका राजनीतिक जीवन सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव देखने को मिलता था। वहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ियों के कुदाल द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनवालियों में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार में वस्त्र उद्योग सिंधुवासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो कहलाता था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चंदहुदरो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इससे समृद्धि व्यापार पर पड़ी थी। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, मकान की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरे तथा बाट का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता है। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके अवरक्तों में होते थे। ऊपरी मानदंडों में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 मूहले यानी कि
सील प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पाई लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में चित्रात्मक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अब हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर है। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मोहरे नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी, जो कि अब वहाँ पर लुप्त है, वह क्षेत्र विनसन कहलाता था। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुत्कागेंडोर समुद्र तटीय नगर थे। सिंधु वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में, बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण था भूकंप, प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और अस्थिर नदी तंत्र एवं बाढ़। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक लाइक करते जाइएगा। धन्यवाद।